हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरी यूनिट जो कि है हेरिडिटी, जिसे कहते हैं आनुवंशिकता। इसे हम वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टर्म है हेरिडिटी उसके बारे में समझते हैं कि हेरिडिटी हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, वंशागति हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, वंशागति का मतलब होता है कि जो लक्षण होते हैं कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उसके कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी किसे कह रहे हैं हम, एक पेरेंट से उसके संतान में, ठीक है, पेरेंट से उसके संतान में लक्षणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम पूरे इस यूनिट में पढ़ेंगे कि जो वंशागति है वो कैसे होती है। इसमें फिर हम क्रॉसिंग ओवर भी देखेंगे, लिंकेज भी देखेंगे और मेंडल्स के जो लॉ है, मेंडल के कौन कौन से लॉ है वो भी हम इसमें सारे देखेंगे। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं हम मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ था, इनका बर्थ 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। किनका, ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी किसे कहा जाता है, तो जो मॉडर्न हेरिडिटी के जनक किसे कहा जाता है, बैटसन को कहा जाता है। ठीक है, बैटसन को कहा जाता है मॉडर्न हेरिडिटी के जनक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो प्री मेंडलियन एक्सपेरिमेंट थे, जिसे हम कहेंगे प्री मेंडलियन जेनेटिक्स, वो क्या क्या थे, किसमें क्या आती है कि जो मेंडल से पहले कौन कौन सी थ्योरीज आई। ठीक है, जब तक कि मेंडल ने अपने लॉ नहीं दिए थे उनसे भी पहले कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई जो थ्योरियाँ थी वो आई थी। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि जो मेंडल से पहले क्या क्या थ्योरियाँ आई थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है मोइस्ट वेपर थ्योरी, और यह सिद्धांत पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने यह समझाने के लिए कि बच्चे अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं। उनका मानना था कि मेल के शरीर के प्रत्येक अंग कोइटस के दौरान नमवाष्प उत्पन्न करते हैं जो भ्रूण के माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने यही समझाने के लिए ये थ्योरी दी कि बच्चे अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होता है उनके शरीर में उनके शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होता है, कोइटस के दौरान क्या होता है, एक नम वाष्प मॉइस्ट वेपर क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो क्या करता है, भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसके शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है, शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। उनका जो पाइथागोरस ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये समझाने के लिए कि बच्चे अपने, और इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं अपनी माता की तरह इसलिए होते हैं क्योंकि वे उसके शरीर में विकसित होते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, अपनी माता की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस ने यही समझाने के लिए कि बच्चे अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं, तो ये मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी कि मेल के शरीर में क्या होता है, मॉइस्ट वेपर उत्पन्न होता है, और फीमेल के शरीर में जो क्या करता है, भ्रूण के जो एम्ब्रियो होता है उसके विभिन्न अंगों का निर्माण करता है, और बच्चे अपनी माँ की तरह इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, उसके शरीर में विकसित होते हैं। ठीक है, दूसरी थ्योरी है इसमें फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी किसने दिया था, फ्लूइड थ्योरी एम्पेडोक्लेस ने दिया था। तो इसके अनुसार शरीर का प्रत्येक भाग एक द्रव उत्पन्न करता है, दो जनकों के विभिन्न शरीर भागों का द्रव मिश्रित हो जाता है, इस मिश्रण का उपयोग भ्रूण के निर्माण में होता है। तो फ्लूइड थ्योरी एम्पेडोक्लेस ने ये कहा कि जो शरीर होता है, मेल और फीमेल का जो शरीर होता है, प्रत्येक के शरीर में क्या होता है, एक फ्लूइड उत्पन्न होता है, एक द्रव उत्पन्न होता है। जो दो जनक होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, दो जनकों के जो शरीर का जो द्रव होता है वो क्या हो जाता है, मिश्रित होता है, मिश्रित हो जाता है, और जो मिश्रित द्रव होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, तो एम्पेडोक्लेस ने यही कहा कि जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो क्या होता है कि जब क्या होता है, दो मेल और फीमेल का शरीर होता है उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड उत्पन्न होता है, ये फ्लूइड क्या होता है, मिश्रित होता है, और मिश्रित होने से क्या होता है, एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीसरी थ्योरी इसमें रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। तो यह सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। जो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है वो अरस्तु ने दिया था। इनका कहना था कि मेल उच्च शुद्धिकृत रुधिर उत्पन्न करता है जिसमें सभी शरीर भागों में से आए हुए पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। मादा भी जनन रुधिर उत्पन्न करती है परंतु यह अशुद्ध होता है। उपरोक्त दोनों जनक रुधिर मादा के शरीर में अवक्षेपित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं।
तो सुनिए इन्होंने क्या कहा कि जो मेल होता है वो क्या करता है, हाईली प्योर ब्लड उत्पन्न करता है, ठीक है, उच्च शुद्धिकृत जो रुधिर है हाईली प्योर ब्लड उत्पन्न करता है, जिसमें क्या होता है अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो शरीर के सारे भाग से आए हुए क्या होते हैं, अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, किसमें, मेल का जो हाईली प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो फीमेल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, ब्लड तो उत्पन्न होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्लड तो उत्पन्न होता है, पर वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, इनप्योर होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि जो मेल होता है वो क्या करता है, हाईली प्योर ब्लड उत्पन्न करता है, जो मेल और फीमेल होती है उसमें क्या होता है, ब्लड अशुद्ध होता है, और जो मेल और फीमेल का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, जो मादा होती है उसके शरीर में क्या होता है, अवक्षेपित हो जाती है, और इस अवक्षेपण के कारण क्या होता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। चौथी थ्योरी है इसमें थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो यह सिद्धांत जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्फ ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एग और स्पर्म अविभाजित कोशिकाएं हैं। एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट विभिन्न भागों में विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क ऊतकों और अंगों का विकास होता है। यह अवधारणा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। तो जो वॉल्फ थे उन्होंने क्या कहा कि जो एग होता है और स्पर्म होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में क्या होता है, जो एग होता है और स्पर्म होता है वो क्या होता है, अविभाजित कोशिकाएं। इनसे ये जो एग होता है और स्पर्म होता है इन्हें क्या नहीं किया जा सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो एग है और स्पर्म है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक। जाइगोट क्या करता है, फिर विभिन्न भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक। ब्लास्टुला गैस्ट्रुला इसकी स्टेजेस होती है ना, तो ये क्या करते हैं, विभिन्न भागों में विभाजित होता रहता है और एक वयस्क ऊतक और शरीर का अंगों के निर्माण करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या है, सार्वभौमिक रूप से क्या है, स्वीकृत है, मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हम पढ़ते भी यही है कि जो एग सेल होती है और स्पर्म होता है क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या करता है, विभिन्न भागों का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है, ठीक है। पांचवी थ्योरी है इसमें थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की जो सिद्धांत है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट लैमार्क ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा एक बार प्राप्त किया गया नया कैरेक्टर उसकी संतान में वारित हो जाता है। तो इनका जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, एक बार अपना क्या करता है, कोई नया कैरेक्टर प्राप्त करता है, तो वो कैरेक्टर जो क्या होता है उसकी संतान में भी क्या हो जाता है, वारित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत का ये कहना है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति कसरत करके मजबूत मांसपेशियां विकसित करता है तो उसके सभी बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होगी। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो उसके शरीर भी कमज़ोर होगा। तो यहाँ समझिए कि माना कोई व्यक्ति क्या करता है, जिम जाता है, क्या एकदम क्या बनाता है, अपनी बॉडी बना लेता है, तो वो क्या होगा, तो इनका कहना था इस थ्योरी के अनुसार जो उसके बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, उसकी मांसपेशियां भी ऐसी हो, मतलब वो क्या होंगी, सुडौली पैदा होंगे, ठीक है। और दूसरी ओर यदि हम देखें कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो इस थ्योरी के अनुसार उसके जो संतानें होंगी वो भी क्या होंगी, कमज़ोर होंगी। बट हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी क्या नहीं होता है, जन्मजात नहीं होना, इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। माना कि जैसे हमारे समाज में ये परंपरा है कि जैसे क्या करते हैं, हम नाक कान छेदते हैं, तो नाक कान तो हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, एक हम बाद में छेदते हैं। तो ये जो नाक कान छेदने की परंपरा है, संतानें होती हैं उसके बाद उनमें तो कभी किसी भी इंसान के छेदी हुई नाक तो नहीं आती है ना, कान में छेद तो नहीं होता है। तो इस सब प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, उपार्जित लक्षण होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है। लैमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो सिद्धांत दिया था वो यही कहता है कि कोई व्यक्ति जब क्या करता है, नया लक्षण उपार्जित करता है, नया लक्षण क्या करता है, एक्वायर्ड करता है, तो उसके जो कैरेक्टर है वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उपार्जित लक्षण जो है वो इनहेरिट नहीं होते हैं। इनहेरिट कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे जीन्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत है
जो क्या है मेंडल से पहले दिए गए कि मेंडल ने जब तक हेरिडिटी की खोज नहीं की थी, आनुवंशिकता के बारे में नहीं बताया था, तो उससे पहले ये मत दिए गए कि हाँ ऐसा भी होता होगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, बच्चे माता पिता की तरह दिखते हैं। तो ये 3 से 4 थ्योरी है जो प्री मेंडलियन थ्योरी है, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।